कहाँ पे थे हम? गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट विल। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज कॉर्पोरेट विल थ्योरी। अभी सर कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या होता है? ये बचपन में एक सीरियल आता था, कार्टून, कौन सा था ये? पावर ऑफ गर्ल्स, स्कूबीडू। स्कूबीडू में बताते थे कि वो लोग घोस्ट है, ये है, वो है, और एक्चुअली जब उसका नकाब हटाया जाता तो पता चलता था कि वो एक्चुअली उसके पीछे कोई एक इंसान ही रहता था, कोई घोस्ट नहीं था, एक इंसान ही रहता था। ऐसा कुछ आता था कार्टून, याद है कुछ थीम वगैरह? शैगी, स्कूबी, वेमा, है ना? अवंती कैम ऑन रख जल्दी फटाफट। तो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी यही थीम पर एक कॉन्सेप्ट बना है जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल थ्योरी ये बोलता है कि सर जब भी कोई कंपनी कोई कांड करती है, जब भी कोई कंपनी कोई कांड करती है, कंपनी कांड कैसे कर सकती है? कंपनी को हाथ पैर है क्या? कंपनी को खुद का दिमाग है क्या? सर कंपनी को चलाने वाला तो उसका एक डायरेक्टर है। तो बेसिकली जब भी कोई कंपनी फ्रॉड करता है तो कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया है, एज सच उसके डायरेक्टर ने फ्रॉड किया है। सर फॉर एन एग्जांपल हम बोलते हैं कि सत्यम का कितना बड़ा स्कैम हुआ। सत्यम कोई आदमी है? कोई सत्यम? उसको हाथ पैर है? वो सत्यम खुद चलकर गया था किसी के पास में फ्रॉड करने के लिए? सर सत्यम का जो डायरेक्टर था उसने फ्रॉड किया। सर हम जब भी बात करते हैं किंगफिशर का फ्रॉड, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो किंगफिशर क्या है? सर फ्रॉड किंगफिशर ने नहीं किया था, फ्रॉड तो विजय माल्या ने किया था। तो जब भी कोई कंपनी आती है और बोलती है, या हम कंपनी को बोलते हैं कि तूने फ्रॉड किया था, तो कंपनी बोलती भाई मेरे पीछे का रियल इंटेंशन देखो किसका था। उस टाइम पे वो ये नहीं बोल सकता हाँ हम तो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। अरे भाई समझ में आया, कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया था, रियली इसके कंपनी के पीछे जो डायरेक्टर काम कर रहे थे उन्होंने फ्रॉड किया था। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो जब भी कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो रादर देन पनिशिंग दैट कंपनी, देयर डायरेक्टर्स आर बीइंग पनिश्ड। क्योंकि कंपनी को पनिशमेंट देना मतलब क्या होगा? कंपनी के बैलेंस शीट को पनिशमेंट देना। कंपनी के बैलेंस शीट को पनिशमेंट देना मतलब क्या होगा? कि वो पनिशमेंट उनके पीएनएल में जाएगा। उनके पीएनएल में वो पेनल्टी गई, मतलब किसके जेब से गया पैसा? शेयर होल्डर्स के। क्योंकि उतना पैसा आप कम डिविडेंड दोगे। सपोज मेरी कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ होगा और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे 1 करोड़, तो हर एक इंसान को कितना रुपया मिलने वाला है डिविडेंड का? 1 रुपया। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़। लेकिन जैसे मैं डिविडेंड देने जा रहा था तभी मेरा कोई एक फ्रॉड सामने आता है और कंपनी ने मुझ पर, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ने मुझ पर 60,000 रुपीज का, सॉरी 60 लाख रुपीज का एक पेनल्टी डाल दिया। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो अब कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा? 40 लाख। अब ये 40 लाख रुपीज कितने में डिवाइड होगा? 1 करोड़ में। तो सबको 1-1 रुपया मिलेगा क्या? अमाउंट कम हो गई। तो बेसिकली जब भी आप कंपनी को पेनल्टी दे रहे हो तो एक्चुअली पेनल्टी किसको लग रही है? शेयर होल्डर्स। जबकि कांड कंपनी ने नहीं किया था, कंपनी को किसने किया था? डायरेक्टर ने किया था। तो हम बोलेंगे ओ भाई साहब, ओ गवर्नमेंट, हमने क्या गुनाह किया जो लुट गए? गलत किया उस डायरेक्टर ने, तो पनिशमेंट दे उस डायरेक्टर को। आपको लग रहा है कि हमने गलत किया है, आपको लग रहा है कि हम ही भूत है, इसका पर्दा हटा के देखो, भूत हम नहीं है, उसका डायरेक्टर है। तो पनिशमेंट देना है तो इस डायरेक्टर को दो, हमको मत दो। समझ में आया? तो अब ये फोटो देखोगे तो कॉर्पोरेट विल थ्योरी एकदम से तुम्हारे क्लिक हो जानी चाहिए माइंड में। सॉर्टेड लाइफ या था, क्लियर है? हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। Corporate will refers to the legal concept whereby a company is identified separately from the members of the company. The term corporate will refers to the concept that the members of the company are shielded. Members of the company are protected from the liability connected to the company's action. If the company incurs any debt या उधारी और contraventions, that is उल्लंघन किया किसी लॉ का, the corporate will concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. Insulation बोले तो separation. सर हम थर्मास लेते हैं, थर्मास देखा तुमने गरीबों? बजने दे एक बार उसको, हो जाने दे उसका। थर्मास चाय वाय गरम गरम पीते उसमें, तो थर्मास में चाय गरम क्यों रहती है? हाँ थर्मास ऐसे रहता है, मिल्टन का आता है, स्टील कंपनी का। उल्लंघन को और क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राविन करना है,
नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं, सिग्नल तोड़ना। तो जैसा सिग्नल तोड़ना मतलब आपने सिग्नल के लॉस को ब्रेक किया, ब्रेकिंग द लॉ, जो होता ब्रेकिंग द लॉ। तो थर्मास में पानी गर्म क्यों रहता है? पानी, चाय, जो भी तू डाले वो गर्म रहता है। क्या होता है? स्टील होता है इसके लिए? नहीं, बाहर का अलग होता है, अंदर का अलग होता है। नहीं, होता क्या है, जब भी मैं कोई इंसुलिन नहीं, रे वो डायबिटीज वालों को इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, ऐसा मारे मत, मैं चाय नहीं पी पाऊंगा कभी जीवन में, इंसुलिन नहीं। सपोज ये एक ग्लास है, बहुत ही गंदी ग्लास बनाई मैंने, बट ठीक है, तुम मेरे आर्ट को कभी समझ नहीं पाओगे, जाने दो। ये एक सपोज ग्लास है, अरे चले गया, चल अब गया, ये तो अच्छे से बना लेता है। तुम आर्ट नहीं समझ सकते तो तुमको ऐसे लगेगा कि ये बकवास ड्राइंग है, जाने दो, तुम छोड़ो, क्या ही बोलना तुम मीडियोकर लोगों से। तो इसमें सपोज हॉट वाटर है, वेपर्स दिख रहे तुमको, ये वेपर्स, अभी वो तो सीधे नहीं आते ना वेपर्स, वेपर्स तो ऐसे ऐसे जाएंगे ना। कुछ गलत बनाया क्या मैंने? फिर देखा, यही मेरा दोस्त है अकेला, तुम सालों सब चोटो। तो इसमें पानी गर्म रहने के बाद में थोड़ी देर आप ऐसे रखोगे तो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में अपनी हीट को एक्सचेंज करता रहता है। ये अपनी गर्मी एनवायरनमेंट को देता है, गर्मी एनवायरनमेंट उसको अपनी ठंडक अपने अंदर लेता है। तो इसके लिए तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तो उस पर बबल्स आने चालू हो जाएंगे, ठीक है, वेपर्स जम जाते हैं। या ठंडा भी रखोगे तो उस पर वेपर्स जम जाते हैं। लेकिन थर्मास में क्या होता है, थर्मास जब तुम खरीदते हो तो वो सपोज एक ऐसी बॉटल है थर्मास, तो वो ऐसा नहीं है, तुम इसमें अगर पानी पोर करते हो तो पानी इसमें जाता ही नहीं है कभी। इसके अंदर एक और ग्लास होता है, पानी इस फ्लास्क में जाता है, और ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ये जो मेरा ब्लू वाला पार्ट है, इसके बीच में वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब इसमें हवा नहीं होती है, तो ये बाहर के एनवायरनमेंट को अपनी हीट ट्रांसफर ही नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी हीट इंटैक्ट होती है। हाँ, नहीं 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 नहीं, स्पंज नहीं होता, दोनों के बीच में एक वैक्यूम होता है। अगर तुमको किसी का थर्मास खराब करना है, तुमको ऐसे बहुत ही इच्छा है कि आज मैं घर जाके किसी का तो मैं थर्मास ही खराब करूं, तो क्या करना है, इस थर्मास के नीचे में ना एक डिस्क होती है, उसको तुम हिलाओ ना तो वो डिस्क हिलेगी, उसको निकालना, उसके अंदर ना एक छोटा सा, ये भाई सपोज ये ऐसा है अंदर का फ्लास्क, यहाँ पे ना कैसा छोटा सा ऐसा कुछ कर्व जैसा बाहर आएगा, उसको तोड़ देना। जैसे तुम तोड़ोगे तो अब पानी, वो जो रेड वाला पानी, वो निकल के कहाँ आ जाएगा, बाहर वाले एरिया में। जैसे वो बाहर वाली एरिया में आएगा, अगर वो पानी यहाँ पे है, इसके अंदर है, तो ये हीट एक्सचेंज करना चालू कर देगा, तुम्हारा थर्मास खत्म। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, और इसमें भी वही सिस्टम है। ये देख, ये दिख रहा है, ये गोला, तेरी स्टील की बोतल में हर इसमें ये रहेगा, जबकि प्लास्टिक की बोतल में या कोई और बोतल में ये नहीं रहेगा। ये है यहाँ पे, ये दिस पार्ट, इसके अंदर इसको मैं अगर खोलूंगा, ये खुलता नहीं है, वो जानबूझ के लोग आजकल वैसे ही बनाते हैं। अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसमें ऐसा ये आएगा, आजा 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 आजा, थोड़ी सी लेट हुई तो, बाकी कुछ नहीं। तो इसको मैं अगर तोड़ दिया, इसके अंदर अगर मैं पानी भी डालूंगा तो वो इतनी ठंडा नहीं रहेगा। तो सर ये आप कॉमर्स पढ़ाते पढ़ाते कहा हमको इंजीनियरिंग पढ़ाने लग गए। मैं वर्ड का मतलब बता रहा हूँ कि इंसुलेशन का मतलब क्या होता है। इंसुलेशन का मतलब है सेपरेशन। इंसुलेशन का मतलब है सेपरेशन। सर यहाँ पे एक फ्लास्क दूसरे फ्लास्क से इंसुलेटेड है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, संकेत के जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई उसको मना कर देता है, तो वो अपने आप को इंसुलेट कर देता है फ्रॉम दिस जमाना। तो एकदम डिप्रेस होके एकदम एक रूम के कोने में, एक जाकर रूम के कोने में बैठ जाता है। अरे मैं बोल रहा था, दुकान वाले ने, तूने सपोज कोई ड्रेस मांगा था 2000 में, उसने मना कर दिया देने से, तो मैं बोल रहा हूँ। तो कहाँ सोचता है भाई, संकल्प, सॉरी, संकेत संकल्प दोनों की हरकतें सेम है, तो अब क्या ही नाम में क्या रखा है, संकल्प हो या संकेत हो, हरकतें दोनों के कॉमन है, तो दोनों को ले लो। तो इंसुलेशन का मतलब है सेपरेशन। तो यहां पे उसने बोला है कहा गया, इन अदर वर्ड्स दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। सर मेंबर्स कंपनी से उस टाइम के लिए अलग हो जाते हैं। क्लियर है बात?
कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के रट लोगे एग्जाम में जाके उल्टी भी करके आ जाओगे, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। समझना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। क्लियर? Thus, shareholders are protected from the acts of the company. The Salomon versus Salomon Company Limited laid down the foundation of the corporate will theory or independent corporate personality. अगर तुमको मैं पूछूं कि एक टैल्कम पाउडर पे केस हुआ था, बच्चों का टैल्कम पाउडर पे केस हुआ था कि आपके टैल्कम पाउडर मतलब पाउडर, गोरापन, व्हाइट टोन पाउडर, रही है पार्टी मेकअप 5 मिनट में, है ना। तो टैल्कम पाउडर पे एक केस हुआ था कि सर आपका टैल्कम पाउडर यूज करके 2 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्किन कैंसर होता है। कौन सी कंपनी थी? जॉनसन बेबी, करेक्ट। आज से कुछ सालों पहले, मतलब ये मेरे बचपन की बात है तो तुम तो पैदा भी होने के होंगे, वो हमारे टाइम पे एक केस आया था कि आप बर्गर के अंदर बीफ यूज करते हो। बीफ बोले तो गाय का मांस, आप बर्गर में गाय का मांस यूज करते हो। इंडिया में बीफ इज नॉट अलाउड। ये केस हुआ था मैकडॉनल्ड्स का, मैकडॉनल्ड्स पे केस हुआ था। ये मेरे टाइम की बात है, मतलब मैं बात कर रहा हूं तुमको ये 2002 2001, तुम पैदा भी होने 2004 वाली बैच हो ना, 4-5 वाली बैच हो तुम, 4 वाली, हाँ, तो पैदा भी होने के थे, तुम्हारे आने के पहले सब हो गया था, तुमको टेंशन नहीं है। तो क्या हुआ कि सर पर्टिकुलर कोई एक चीज पर किसी ना किसी का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, इसके लिए उसका एक नाम पड़ जाता है कि उसको इस चीज से जाना जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे को एक ऐसी कंपनी बताओ फोन की जो लाल कलर की हो, क्यों फोन तुम्हारे के लाल कलर के आते क्या उसमें, लेकिन उसने उस चीज को सिंबलाइज कर दिया। इन द सेम मैनर कॉर्पोरेट विल थ्योरी सैलमन वर्सेस सैलमन के नाम से पहचानी जाती है। तो एक केस हुआ था जिसका नाम था सैलमन वर्सेस सैलमन, अपने इंडिया का नहीं है ऑब्वियसली, इंडिया का होता तो अभी घनश्याम नाम से होता। सैलमन वर्सेस सैलमन, ये एक यूके बेस्ड एक बंदा था, उसकी कंपनी थी सैलमन, उसके ऊपर हुआ था। सर क्या था उस केस में, क्या था वो पंचायती भी मैंने दिया है नीचे, ये वो पंचायती है क्या है, लेकिन अभी हमको उसको नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या था, हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि कॉर्पोरेट विल थ्योरी होता क्या है। ठीक है, केस लॉ प्रेजेंट करना है, केस लॉ का नाम, हाँ नाम में लिखना पड़ेगा अपने को। दिस हैज बीन, अंदर का कोई जरूरत नहीं है अपने को, अंदर केस लॉ एक्सप्लेन करने को कभी नहीं आता तुमको, वो खुद की केस स्टडी देंगे वो, ऐसा वो बताऊंगा मैं अपन जब एक्चुअली कैसा रहेगा अपना कोई भी। अब ये पोर्शन जो है, जैसे अभी अपना कंपनीज एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट अपना ये होने के बाद में इसका तुमको एक मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, उस क्वेश्चन बैंक में सारे कंपनी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस क्वेश्चंस जब आएंगे तुम्हारे सामने तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, एक बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन बैंक की, बस उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें तुमको समझ में आएगा कि केस स्टडी कैसे पूछी जाती है, ऐसा ना। अब कॉर्पोरेट विल था, हम देख रहे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। सर कॉर्पोरेट विल मतलब क्या होता है? पर्दा, कॉर्पोरेट का पर्दा उठाया जाता है। लिफ्ट करना मतलब थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करना मतलब पर्दा उठाना। तो ऐसे कौन से केसेस है जब कंपनी कॉर्पोरेट विल अप्लाई करती है? कंपनी बोलो, गवर्नमेंट बोलो, ऐसे कौन से केसेस है जब कॉर्पोरेट जो विल है वो अप्लाई होता है और लिफ्ट होता है कॉर्पोरेट विल? इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्वेश्चन आता है, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द कॉर्पोरेट विल थ्योरी अप्लाई? तो याद रखना ये 5 केसेस, इन 5 केसेस में गवर्नमेंट ये देखेगी कि कंपनी के पीछे कांड करने वाला व्यक्ति कौन था। पहला, ट्रेडिंग विद द एनिमी। ऐसा हुआ था कि हमारा चल रहा था शेरशाह, पाकिस्तान के साथ वॉर। उस टाइम पे एक कंपनी थी जिसका नाम था डनलॉप, तुमने नाम सुना होगा तो, डनलॉप ट्यूब्स एंड टायर्स, एक टायर की कंपनी है। उस कंपनी ने पाकिस्तान को बहुत सारा माल बेचा, टायर का वगैरह, या पता नहीं उसमें और भी कुछ होगा। तो उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, वी आर नॉट अलाउड टू ट्रेड विद पाकिस्तान। ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था
जब सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे हमने सारे इंपोर्ट्स बंद कर दिए पाकिस्तान से, हमने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए पाकिस्तान से। अरे पता नहीं पता है? अभी अभी पुलवामा अटैक के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। पुलवामा अटैक, उरी नहीं रहे, उरी पिक्चर देखोगे तो याद रहेगा तुमको सालो चट्टो। अरे पुलवामा अभी वो ऐसा ब्लास्ट हुई थी कार, ठीक है, कार ब्लास्ट का जो, उसके बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक करवाया था। तो उस टाइम की बात है, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पर एक एरा चल रहा था, एक वो टाइम चल रहा था, उस टाइम पे वी वर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान और एक्सपोर्ट एनीथिंग टू पाकिस्तान। उस टाइम पे अगर कोई कंपनी उसके साथ में डील करता है और बाद में वो डायरेक्टर को पकड़ा जाता है, डायरेक्टर बोलेगा मैंने थोड़ी किया, कंपनी नहीं किया, कंपनी को पकड़ो। अरे बट कंपनी कौन है भाई? कंपनी ने फोन किया पाकिस्तान वाले को, ए पाकिस्तान वाले मैं तेरे को माल बेचता हूँ, तू खरीदता है क्या? फोन तो तुमने किया होगा ना। तो उस टाइम पे भली डीलिंग कंपनी के नाम पे हुई होगी, बट कंपनी की डीलिंग किया किसने होगा? तो फंसेगा डायरेक्ट। 15 भी रह सकते ना, तो उसमें से जिसने किया होगा, अभी एक डायरेक्टर यूएस में बैठा होगा तो उसको क्या के लिए पकड़ेंगे? हाँ वो लेकिन प्रूफ वाली बात हो गई। प्रूफ कैसे करेंगे? वो एलएलबी करेगा, वो अपने को काम नहीं। लॉजिक समझा क्या अपने को? क्या पढ़ रहे अपन? हाँ कौन? डायरेक्टर पे जेल, पेनल्टी सब होता है। हाँ गवर्नमेंट मस्त धोपती है। फिर अभी हुआ ना ऐश्वर्या राय पे केस चल रहा है, पेपर में देखा, इंस्टा पे देखा? अच्छा पेपर में देखा। इंस्टा पे तुम्हारे रील्स आने के होंगे, स्वाइप करो बराबर, रिफ्रेश करो, आएंगे। देखो तुम्हारे न्यूज़ का क्या है, न्यूज़पेपर क्या तुम्हारा? तुम्हारा इंस्टाग्राम तो न्यूज़पेपर है, और टाइम पास तुम्हारा मुजरा करना है तो तुम्हारे पास में एक ही है, रील्स। आई बात समझ? तो फर्स्ट है ट्रेडिंग विद द एनिमी। सेकेंड, when the corporate entity is used to evade or circumvent, circumvent का मतलब होता है डाइवर्ट, टू सरकम इवेड करना या डाइवर्ट करना टैक्स को। अब होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने फीस भरी, मैं तुमको रिसीट दिया, रिसीट में मैंने दिया आरजी क्लासेस की रिसीट। अब एग्जाम्पल है, तुमको इनकम टैक्स नहीं समझता इसलिए मैं बहुत इनकम टैक्स में नहीं डेप्थ में जा रहा हूँ, इसलिए ऊपर ऊपर में समझो कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 20 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता है। ऐसा है नहीं, घर जाके बोल मत देना बापू 20 लाख तक तो टैक्स नहीं, सब बापू बोले कहाँ पढ़ रहे हो भाई तुम। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सपोज 20 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तुमने मेरे को 1-1 लाख की फीस दिया, 20 बच्चे हो गए सपोज, 20 बच्चों ने मेरे को 1-1 लाख की फीस दिया, मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 20 लाख। और इसमें मेरा खर्चा ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा एज इन मेरे को कोई माल थोड़ी लाना है जो तुम्हें को बेचूंगा, जो मेरा मैंने बोला वो मेरी इनकम है, सिंपल सी बात है, ये गले की कमाई है मेरी। तो 20 लाख तक मेरे को इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। अब एक और बंदा आया समक्ष नाम से, सर बोलता सर मेरे को एडमिशन लेनी है, 1 लाख रुपए दे दो मैं आपको। अब मैंने उसको अगर 1 लाख रुपए की रिसीट दिया तो मेरी इनकम कितनी होगी टोटल? 21 लाख। तो मेरे को इनकम टैक्स भरना है कि नहीं भरना है? 1 लाख पे ही भरना है क्योंकि 20 लाख तक तो छूटती, बट भरना तो है ना। इसको तोड़ है क्या? कुछ सोच के बताओ क्या तोड़ है? मैं बोलूँगा मेरे पर्सनल अकाउंट में डालूंगा, ओके। या फिर हो सकता है मैं एक और नाम से एक फॉर्म खोल दूँ, एग्जाम्पल के क्लासेस, केशव कालानी क्लासेस। फॉर्म नहीं खोल रहा हूँ बट इसलिए कि रिसीट बुक तुमको के क्लासेस की दूंगा, तो 1 लाख रुपए की रिसीट में उसको दूंगा। मैं बोलूंगा तेरे को क्या मेरी साइन चाहिए ना, मैं साइन करके दे रहा हूँ ना तेरे को, तो मैं 1 लाख रुपया क्या करूंगा, वो वाले फॉर्म में डाइवर्ट कर दूंगा। मतलब अब मैं वो फॉर्म में और 20 लाख रुपए की रिसीट्स ले सकता हूँ, 19 लाख की और ले सकता हूँ। ऐसे जितने भी रिसीट्स आते जाएंगे 20 लाख तक रहूंगा, अब 20 लाख के बाद में एक दूसरी रिसीट बुक छाप दूंगा, एक दूसरी फॉर्म बना दूंगा। कितनी मजा। वरना मेरे को 40 लाख पे टैक्स भरना पड़ रहा था, अभी मेरे को पूरी टैक्स फ्री इनकम। टैक्स कितना लगता है? 30% टैक्स लगता है। 40 लाख का 30% अगर मैं गिनूंगा तो 40 लाख का 30% 12 लाख रुपए का इनकम टैक्स होता है। साला 12 लाख रुपए कमाने को कितना टाइम लगता है? 12 लाख रुपए मेरा गवर्नमेंट लेकर चला जाएगा, कितनी जान जलती है। सोचो ना, तुम एक आइसक्रीम के खाने की इच्छा हुई तुम्हारी, आइसक्रीम वाले की दुकान में गए, उसको देखा तुमने आइसक्रीम वाले के पास में बहुत ऐसे मेहनत करके 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये ऐसे कलदार जमा किए। अब तुम अमीर हो, सॉरी मैं मेरी बात कर रहा था।
ऐसे कलदार जमा किए, तुम्हारे पास में टोटल 17 रुपये जमा हुए, तो दुकान वाला बोलता है भैया 20 रुपये की आइसक्रीम आएगी, तो तुमने यार भैया 17 रुपये 3 रुपये और नहीं है, तो तुमने इधर उधर देखा कैसे और 3 रुपये मिल सकते क्या? भीख मांगने की बात नहीं कर रहा मैं तुमको, सिर्फ देखा तुमने कि कैसे मिल सकते क्या, तो तुमको जाते हुए तो देखा तुम्हारा एक दोस्त को सलाम करो, दोस्त को रुकाया, मतलब रुक भाई मेरे को 3 रुपये दे देना, मैं तेरे को थोड़े दिन बाद वापस दे दे। तुमने उससे कैसे तो भी करके 15-20 मिनट बातें किया, बातें करने का इंटेंशन ये था कि 3 रुपये मिल जाए। बहुत मेहनत किया और उससे बाद में 3 रुपये मिले, और फिर खुशी खुशी तुम आए दुकान में कि ओ माय गॉड टूरुल, आज तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा 20 रुपये की। तुमने उसको 1 रुपये की चिल्लर कलदार निकाल के दी और ये बोला भैया 20 रुपये लो और एक आइसक्रीम दो। उसने आइसक्रीम लिया, आधी काट के तुमको दिया, कितनी जान जलेगी। तो ये इनकम टैक्स के साथ होता है। साल भर बहुत मेहनत करके तुमने 20 लाख रुपए कमाए, 30% तो गवर्नमेंट खा गया, 30 प्लस सेस प्लस सरचार्ज करके इफेक्टिवली 45% ऑलमोस्ट 42-43% गवर्नमेंट खा गया तुम्हारे। कितनी जान जलेगी। तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, फिर टैक्स इवेड करने को देखते। इवेड करना मतलब गायब करना। दूसरा इवेजन क्या होता है, ये हो गया सरकमवेंट करना। मैंने ये वाला एग्जांपल दिया सरकमवेंट। इनकम आई मेरी, लेकिन इनकम को मैंने डाइवर्ट कर दिया। तो सर इवेड करने को क्या बोलते हैं? इवेड करने का सिंपल है, समक्ष आया, समक्ष को बोलूंगा समक्ष 1 लाख की फीस है, बैंक में नहीं दूंगा, कैश में लूंगा, लेकिन तुझसे बैंक में ट्रांसफर मत कर, कैश में दे। चिट्ठी भी एक ब्लैंक पेपर पे लिख के दूंगा, हाँ 1 लाख रुपीज रिसीव्ड, ये ले चिट्ठी। क्लियर? अभी समक्ष 1 लाख रुपए आए, मैंने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिए, गायब। इनकम टैक्स वाला बोलेगा समक्ष, कौन समक्ष है ही नहीं, समक्ष तो कौन, समक्ष कौन है, सवाल ही नहीं, क्योंकि उसके पास में ना प्रूफ है ना मेरे पास में कोई प्रूफ है कि इसने मेरे को फीस दी। रिसिप्ट तो ब्लैंक पेपर की है ना, वो तो तेरे लिए। इनकम टैक्स वाला तेरे घर में थोड़ी घुसेगा, बता राहुल सर ने कौन सी रिसिप्ट दी तेरे को, वो तेरे घर में थोड़ी घुसेगा, वो मेरे घर में घुस सकता है। मेरी रिसिप्ट बुक में समक्ष नाम से कोई एंट्री नहीं। ये हो गया टैक्स इवेड करना। टैक्स ब्लैक मनी क्या है? कैश में रखा हुआ पैसा। इसलिए तो डीमोनेटाइजेशन आना कि लोगों में इतना बैंक में इतना घर में कैश पड़ा था कि गवर्नमेंट को बोली कि भाई पैसा तो है नहीं, जबकि लोग गाड़ियां खरीद रहे, बंगले बना रहे, फ्लैट खरीद रहे, और इनकम टैक्स में रिटर्न बता रहे कि हमने तो इस साल 5 लाख कमाए। तो साल छोटे तो जब 5 लाख कमाए तो 20 लाख की गाड़ी कैसे खरीदी? 5 लाख होने चाहिए था ना तेरे पास, तो 20 लाख की गाड़ी कैसे खरीदी? और लोन लिया है तो बता लोन किधर लिया, क्योंकि लोन तो बैंक में आएगा। तो लोगों के इसमें घर में इतना सारा कैश पड़ा था कि लोग, गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो भाई नोट ही बंद कर दो। जब इनको पता चलेगा कि घर में जो नोट पड़ी है वो बंद होने वाली है, वो उठा के बराबर बैंक में भरेंगे। तो वन ऑफ द रीजंस वाज दिस ब्लैक मनी। सेकेंड रीजन वाज मिनिमाइजेशन ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान के लोग पुलवामा अटैक के बाद, मतलब जैसे पुलवामा अटैक वगैरह होता, तो ये सब चीज़ करने के लिए उनको फंडिंग तो इंडियन चाहिए ना, तो उनके पास में इंडियन पैसा आ जाता है और उनके पास में इंडियन पैसा पड़ा होता है। तो गवर्नमेंट ने वो पैसा ही बंद कर दिया कि अब जो इनके पास में पाकिस्तान वगैरह के पास में इंडियन रुपीस पड़े होंगे, इनवैलिड हो गए। ऐसा। तो अपना टॉपिक इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब होगा? व्हेन यू ट्राई टू सर्कमवेंट और इवेड द टैक्स। तीसरा, when the companies form another companies as their subsidiaries to act as an agent। एक कंपनी ने अपनी अलग अलग सब्सिडरीज बनाया ये बोलने के लिए कि ये तो मेरा एजेंट है, और वो कांड तो मेरे एजेंट ने किया है। अरे भाई एजेंट ने किया है तो उसका मालिक कौन? तू है ना, तो फंसेगा तो तू। भली कांड किया सब्सिडरी ने, मरेगी होल्डिंग कंपनी। सुनो ध्यान से, भली क्या फॉल्स कंपनी नहीं, सब्सिडरी कंपनी। टाटा बड़ी कंपनी है, तनिष्क उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तनिष्क कंपनी ने कोई कांड किया होगा, तो कांड भरी तनिष्क ने किया, उसको ऑर्डर तो टाटा ने दिया था ना, तो फंसेगा टाटा। टाटा में उसके डायरेक्टर फंसेगा। तो वही तो पढ़ रहे अपन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वही तो बोल रहा मेंबर नहीं फंसेगा करके, वही तो बोल रहा देखो। या तक आया समझ में? फोर्थ, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। कोई भी लीगल चीज़ें जो होती है उसको आपको अवॉइड करना है, उसके लिए आपने कोई अलग से कंपनी बनाई है, आपने ऐसा कुछ काम किया जिससे आप लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करना चाहते हो, ऐसे केस में भी जो मेन डायरेक्टर है वो फंसेगा। और लास्ट, वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। आपने कुछ ऐसा काम किया या कुछ ऐसी स्कीम डिवाइस किया जिससे आप कोई इलीगल काम कर रहे हो। अगर आप कोई इलीगल टाइप का काम करोगे तो बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट छोड़ेगी क्या तुमको?
उस टाइम पे तुमको पेनल्टी लगेगी, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट बोले तो जेल हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट पूछते। आज दिन तक इतिहास में 5 से 7 बार तो पूछ ही लिया होगा इन लोगों ने। सॉरी, इतने तो अटेम्प्ट नहीं हुए। अरे कभी आरटीपी में, कभी एमटीपी में, कभी पास पेपर में, कभी इनके रिटन टेस्ट में, कहीं ना कहीं वो पूछते ही है। इन व्हाट केसेस विल देयर बी द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट मार्क्स, खत्म। सर कितने मार्क का आता है? आया तो 5 मार्क के लिए, वरना 6 मार्क के लिए। सर 6 मार्क के लिए तो 6 पॉइंट भी नहीं है, 1 मार्क का पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कॉर्पोरेट विल, और फिर ये 5 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर अगर 4 मार्क के लिए आया तो इसके 4 पॉइंट एक्सप्लेन करके आना। सर इसमें तो 5 है, अरे तो हौले 4 ही करना ना, लिख कर भले 5 आना, एक्सप्लेन को 4 ही करना। बचा ना? पक्का समझा यहाँ तक? अच्छा, इसके अंदर का तुम ही पढ़ के दो फटाफट। तुमको जो एग्जाम्पल दिया है वो डुनलॉप का नहीं दिया है, डायलमर का, डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इस कंपनी का दिया। सर ये लर्न करना है क्या? नहीं नहीं, तुमको नॉलेज के लिए बताया मैंने। डुनलॉप का भी एग्जाम्पल है, वो एक्चुअली दूसरे जगह पर भी है, दूसरे बुक में भी है। तो तुमको इसने ये एग्जाम्पल दिया, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी, तो अपने को क्या करना है उससे? फटाफट पढ़ के दो, फास्ट। जियोपार्डी मतलब एंडेंजर। असेसी मतलब जो इनकम टैक्स पे करता है। इनकम टैक्स में जो भी आदमी रजिस्टर होता है वो असेसी होता है। चलो डन, चलो आगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले गधेड़ो। ओके अवंती, तेरे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? पक्का? ओके चलो, अब 4th कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले कंपनीज में बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है 1% कंपनी। सर जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो वो होगी पब्लिक कंपनी। जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व ना होकर घर घर के लोगों के, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स का पैसा इन्वॉल्व हो,
वो हो गई प्राइवेट कंपनी। और ऐसी कंपनी जो अकेला एक इंसान मिलकर बना रहा है उसको बोलते हैं 1% कंपनी। सर क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी शुड बी 7। तो मतलब कोई भी अकेला इंसान मिलकर कंपनी बना पा रहा है क्या? सर लेकिन एक अकेले इंसान को भी अगर कंपनी बनाना है तो क्या उसके पास में ऑप्शन नहीं था? 1956 के तहत उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, बट 2013 की एक्ट के तहत उसके पास में ये ऑप्शन है कि आप 1% कंपनी दैट इज OPC फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? पुरानी एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था, नए एक्ट में इस चीज़ का प्रोविजन है। अगेन ऐसी कंपनी जो है वो या तो अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, या लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। कल अपन ने पढ़ा था अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अरे एक मिनट, तुमने गधेड़ो लेक्चर देखे ना कल का? सबने? जो नहीं था बैच में? हाँ, ओके। तीसरी होती है सर ऐसी कंपनी जो होल्डिंग होती है, या तो सब्सिडरी होती है, या तो एसोसिएट होती है। होल्डिंग बोले तो कौन सी कंपनी? जिसने सामने वाली कंपनी में कितना होल्ड करके रखा है? 51% से कम, 51 से ज्यादा। 51 उसमें आता है कि नहीं आता है? 51 या उससे ज्यादा। सब्सिडी किसको बोलेंगे? सर जिसमें इन्वेस्ट किया है वो सब्सिडी कंपनी। और एसोसिएट कंपनी किसको बोलेंगे? सर ऐसी कंपनी जिसमें आपने 20% से ज्यादा बट 51% से कम इन्वेस्ट किया। 20 से ज्यादा बट 51 से कम, 20 से ज्यादा बट 51 से कम। सर क्यों ऐसा, क्यों 51 से ज्यादा क्यों नहीं? अरे 51 से ज्यादा करेंगे तो होल्डिंग बन जाएगी ना, एसोसिएट थोड़ी बचेगी। ये बात समझ में? तो जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वैसे हर होल्डिंग कभी ना कभी एसोसिएट थी, या हर एसोसिएट कभी ना कभी होल्डिंग थी? समझ में आया क्या? हर होल्डिंग कभी ना कभी एसोसिएट थी, या हर एसोसिएट कभी ना कभी होल्डिंग थी? सोच के बोलना। हर होल्डिंग कभी ना कभी एसोसिएट थी, क्योंकि होल्डिंग बनने के लिए उसने 0 से स्टार्ट किया होगा। थोड़ा आगे आया 5%, थोड़ा आगे आया 8%, थोड़ा आगे आया 10%, थोड़ा आगे आया 15, थोड़ा आया 18, थोड़ा आया 19, थोड़ा आया 20, एसोसिएट बन गया। अभी तक होल्डिंग बन पाया क्या? आगे बढ़ा 25, एसोसिएट ही है, और बढ़ा 30, एसोसिएट ही है, और बढ़ा 35, एसोसिएट ही है, और आगे बढ़ा 40, एसोसिएट ही है, और आगे बढ़ा 45, एसोसिएट ही है, और आगे बढ़ा 50, एसोसिएट ही है, और आगे बढ़ा 52%, होल्डिंग बन गया। अभी तक वो एसोसिएट था, अब वो होल्डिंग बन गया। बट अगर वो 20% से बाद में 25% पर दम तोड़ देवे तो होल्डिंग बन पाया क्या? बट एसोसिएट तो बना। इसलिए हर होल्डिंग कभी ना कभी एसोसिएट था, बट हर एसोसिएट जरूरी नहीं कि वो होल्डिंग बन के बैठा होगा। क्लियर? पक्का? इसके साथ में कुछ और भी कंपनीज होती है, जैसे एक होती है फॉरेन कंपनी, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, बार्कलेज, डॉश बैंक, स्कॉट बैंक ऑफ चाइना, HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, नाम बहुत जोरदार है इसका, HSBC। उसके बाद में और कौन सी फॉरेन कंपनी पता तुमको? मैकडी, स्टारबक्स अब लेकिन इंडिया का अलायंस है, टाटा का अलायंस उसके साथ, बट वो फॉरेन कंपनी है। जायद, अच्छा स्टारबक्स ही बोल रहा था, ओके। CCD क्या है? CCD इंडिया की, विजय सिद्धार्था, हाँ करेक्ट। तो ये कंपनी होगी फॉरेन कंपनी। इसके बाद में आती है गवर्नमेंट कंपनीज। BSNL, क्या बात है, जोरदार। IRCTC, BSNL भगवान से भी नहीं लगता लिमिटेड, हाँ। और IRCTC, सर ये कौन सी कंपनी? अरे जुगजुग गाड़ी, ट्रेन। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सर और कोई? NTPC। सर और कोई? IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। अबे वो कंपनी नहीं है रे,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक थोड़ी है, वो तो बैंकों का बैंक है। हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं, वो आरबीआई वो है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कौन सा? ना ना ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट। अब वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। देन हाँ, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, बीपीएल बीपीसीएल, करेक्ट। इंडियन ऑयल, परफेक्ट, इंडियन ऑयल, आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनी। तो ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? उस कंपनी का शेयर कैपिटल उठाना और देखना उस शेयर कैपिटल में अगर 51% या उससे ज़्यादा के शेयर्स गवर्नमेंट ने लेके रखे हो तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, खत्म। सर अगर उस कंपनी में गवर्नमेंट ने 15% डाला तो 15 नहीं, उल्टा कर, 51 होना चाहिए। अगर उस कंपनी में 51% का स्टेक, 51% की ओनरशिप, 51% के शेयर्स अगर गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखे तो वो कंपनी हो गई गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट बोले तो क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सर कौन से गवर्नमेंट ने 51 होल्ड करना चाहिए? दोनों ने मिला के, उन्होंने इंडिविजुअली, उनको जो जैसा लेना वैसा ले। तुम उनके पर्सनल मैटर में क्यों इंटरफेयर करते हैं? थी, बिक गई, टाटा ने ले ली, गई, करेक्ट। चलो स्मॉल कंपनी, छोटी सी कंपनी। सर कितनी छोटी होनी चाहिए? 200 स्क्वायर फीट। अरे ऐसा नहीं, उसका एक टर्नओवर, उसका एक प्रिस्क्राइब अमाउंट रहेगा जिसके नीचे अगर आपका टर्नओवर या पेड अप शेयर कैपिटल रहता है तो आपकी कंपनी छोटी कंपनी मानी जाती है। सर इसमें अमेंडमेंट है, मैंने बोला था अमेंडमेंट आया। डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, स्लीपिंग कंपनी। सर ऐसा क्यों? मुझे ना एक बिजनेस है मेरे दिमाग में, थोड़ा बहुत कैपिटल जमा हो जावे तो साला काम करेंगे इसके पीछे। मेरे क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास में मैं एक कंपनी चालू करूँ जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। ई वेस्ट बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे तुम्हारे घर पे चार्जर खराब हो जाता है, तुमको समझ आता है कि उस चार्जर का क्या करना है। पहले तुम ये ड्रॉर वो ड्रॉर में लुढ़क पुढ़क करते हैं, बाद में उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते। तुम्हारे हेडफोन खराब हो जाते हैं, तुम उठा के डस्टबिन में फेंक देते, ऐसे रोड के बाहर से फेंक डालते। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको जमा करने के लिए कोई कंपनी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए, मतलब है कंपनी बट वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, सिर्फ है, ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी कॉन्सेप्ट है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके लिए मैंने नाम भी सोच लिया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाला, इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाला लिमिटेड। अब मेरे को क्या है, अभी मेरे पास पैसे है क्या? इसको चालू करने के लिए चाहिए कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए। मेरे पास नहीं है, जेब ले के घूम रखा मैं 1-1.5 करोड़ रुपए। जेब भी फटा हुआ इसका, पूरी बापू कट स्वेटर है इसका। तो अभी पैसे नहीं है। मैं सोचता हूँ आज से 3 साल 4 साल बाद में साला अपन चालू करेंगे इसको। तो 4 साल बाद में जब मैं गया आरओसी के पास कि आरओसी प्लीज़ मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करना, बोले करना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोका किसने? बोले नाम रजिस्टर करना। क्या नाम रजिस्टर? बोले मलिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाला लिमिटेड। 1 मिनट, 1 मिनट, ये तो ऑलरेडी 2 साल पहले रजिस्टर हो गया नाम, गया मेरा तो चांस। अब मैं नया नाम सोचूंगा, इलेक्ट्रॉनिक भंगी वाला लिमिटेड, है ना, कुछ भी नाम हो सकता है, रिया लिमिटेड, मतलब तेरे नाम पर चालू करूंगा मैं, ऐसे बात कर रहा था। तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आपने अभी कंपनी फॉर्म करके रख लिया फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, फॉर फ्यूचर बिजनेस, नाम रजिस्टर किया आज, जबकि धंधा करोगे 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है डॉर्मेंट कंपनी, जिसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, बट आज ही मैंने कंपनी फॉर्म करके रख लिया। यस, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, बट मैंने आज ही कंपनी बना के रख लिया, ताकि कल जाके अगर मैं कुछ परचेज भी करूं तो अगर वो बिल देगा तो मैं अकाउंटिंग किस केस में करूं? पर्सनल एंट्री में। मैंने खुद के लिए थोड़ी खरीदा, कंपनी के लिए खरीदा, तो कंपनी का नाम ही नहीं है अब तक तो मेरे पास, कंपनी बना ही नहीं, तो पहली कंपनी बना लिया, धंधा करूंगा 2-3 साल बाद। मैं उसको फ्यूचर एसेट्स होल्ड करने के लिए बना रहा हूं कंपनी, ऐसी एसेट जिसका यूज मैं फ्यूचर में करने वाला हूं। समझ में आई बात?
ये हो गई डोरमेंट कंपनी। क्लियर? किसी की मम्मी बीसी में जाती, कितनी जोरदार कॉन्सेप्ट है बीसी, मेरे को बहुत बड़ी पसंद आती। बीसी गाली नहीं, वो जब लेडीज किटी पार्टी, किटी पार्टी, तो किटी पार्टी की तो कॉन्सेप्ट हमको उससे समझ में आई। वो कौन सी पिक्चर थी वो मूवी, हम साथ साथ है, उसमें वो पंचायत मंडली आकर बैठती थी, तब समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ किटी पार्टी होती है करके। वो लंबा गाना सबसे बड़ा इतिहास का गाना ही तो है, पिक्चर थोड़ी है। वो गाने के बीच में थोड़े थोड़े डायलॉग डाले उन्होंने, बाकी तो गाना ही है उसमें सिर्फ। हाँ क्या 7 मिनट्स? हाँ वही ना, वो तो गाने, वो पिक्चर नहीं है, वो गाना है, उसमें थोड़ी बहुत पिक्चर डाली है उन्होंने। तो बीसी क्या होता है? हम सब लोग बैठे, सब लोग सपोज 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो हम लोग क्या सोचे कि इतने लोग सब मिलके, और ये सब लोग पंचायत मंडली तो साले ऑनलाइन वाले लोग हैं, बेकार लोग एक नंबर। तो हम सब लोग मिलके क्या सोचते हैं कि हम सब लोग हर महीने 5-5 हज़ार रुपये एक पॉकेट में डालेंगे। इसमें 5-5 हज़ार रुपये डालेंगे, 5 5 5 5 5 5 5 5 5, सभी लोगों ने इसमें पॉकेट में पैसे डाल दिए। सपोज हम टोटल 100 लोग हैं, तो 5,000 इंटू 100 कितने रुपए हो गए? आर्य भट्टा की औलाद 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस ट्रे में जमा कर दिए हमने। अब हम क्या सोच रहे हैं कि एक फिश पॉन्ड जैसा एक नाम रखेंगे सबका, उसमें हाथ डालेंगे, जिसका नाम निकला ये 5 लाख उसके, गिफ्ट नहीं दे रहे, हर महीने लेने वाले ना। तो इसमें नाम निकला मेरा, तो ये पूरे 5 लाख मेरे को मिल गए, बराबर। अब ये 5 लाख मेरे पास में आ गए। अब इसको मैं जो करूँ वो मेरा लुकआउट है, मैं इससे गाड़ी खरीदूँ, उससे घोड़ा खरीदूँ, मैं जो खरीदूँ मैं मेरा है, मैं आईफोन खरीदूँ, जो खरीदना मेरे को खरीदना। अगले महीने फिर मिलेंगे हम, मेरे को वापस 5,000 डालने, ऐसे सब लोगों को डालने। अगली बार में फिर नाम निकलेगा, अब चोट्टो मेरा नाम नहीं निकल सकता, तो मैं उसमें से कट गया। अब सपोज नाम निकला हीर का, तो अब 5 लाख गए हीर के पास। फायदा कुछ नहीं है इसमें, तुम 5 डाल रहे हो तो 100 बार तुमको 5-5 हज़ार वापस भी डालना है, बट 100 बार में डालना है। और आज तुम्हारे पास में एक साथ में 5 लाख रुपए मिल गए, मतलब 10 महीने की कमाई, 50,000 कमा रहे ना हम, 10 महीने की कमाई 5 लाख होती है, 10 महीने की कमाई मुझे एक साथ मिल गया। अब मैं सपोज कोई प्रॉपर्टी देख रहा था और वो प्रॉपर्टी थी 5 लाख रुपए की, मेरे को 10 महीने बाद वेट करना पड़ता प्रॉपर्टी के लिए कि मैं 10 महीने, और 10 महीने बाद वो प्रॉपर्टी 5 लाख की थोड़ी होती, वो 6 लाख की चल जाती। इससे अच्छा मुझे आज ही 5 लाख रुपए मिल गए तो मैं आज वो प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। तो सर इसमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ब्याज भरा क्या मैंने। मैं अगर बैंक से लोन लेता 5 लाख का, तो मेरे को बैंक के 5 लाख देने पड़ते, मेरे को ब्याज भी देना पड़ता, जबकि बीसी में मेरे को ब्याज देना पड़ रहा है क्या? तो बस ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्यों बनाता है? सेविंग्स के लिए। ये कंपनी का मोटिव होता है कि लोगों के पास में जाए और इनसे सेविंग्स करवाए। अब हीर के दिमाग में ये चल रहा है, सर अगले बार आप भाग गए तो आपने 5 लाख रुपए लिए और लेकर भाग गए, अगली बार आई नहीं, नुकसान, नुकसान, रिस्क तो रहेगी, 2 धारी तलवार है बच्चा ना। तो ऐसी कंपनीज जो होती है उसको बोला जाता है निधि कंपनीज, सेविंग्स कंपनी, या दूसरा नाम इसको होता है चिट फंड कंपनीज। चिट फंड तो नाम सुना होगा, दिस इज नथिंग बट लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल। अनुराधा, अनु, बाबूराव, हाँ पढ़ाई कर तू जान दे, दिस इज ऑल नॉट मेंट फॉर यू, इट्स ओके। और लास्ट है कंपनी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, आई गेस कुछ सेक्शन भी है इसका, सेक्शन 8 कंपनी है, एनपीओ, अच्छा एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी, आई बता ना, क्लियर है यहाँ तक? These are all type of companies that can be listed, that can be incorporated under Companies Act 2013. कोई दिक्कत, कुछ डाउट यहाँ तक? चलो देखो, ये ऐसा दिखता है शेयर सर्टिफिकेट, रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट है ये, ऐसा दिखता है शेयर सर्टिफिकेट। सर अभी इशू नहीं होता है? अब इशू नहीं होता, क्योंकि अब सारे शेयर्स जो होते हैं वो डीमैट फॉर्म में होता है, तो ऑनलाइन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मेरे को बताओ कंपनी में लाइबिलिटी कौन कौन से टाइप की हो सकती है?
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है ये बात? अनलिमिटेड कंपनी तक मैं को ये ऑन द बेसिस ऑफ जो फर्स्ट है ए बी और सी अनलिमिटेड, ये होमवर्क मार्क करो। ए बी और सी ये होमवर्क मार्क करो। जो पब्लिक प्राइवेट है ओपीसी है वो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ। क्या हो गया? क्यों सर याद आ गया मेहता जी? ऐसा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सर इसमें अब ये वाला फोटो का क्या है? सर इसका टप्पू पे डायरेक्ट कंट्रोल है, तो वो हो गया पेरेंट कंपनी, ये हो गई चाइल्ड कंपनी, वो हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? कितना परसेंट होल्ड करना पड़ेगा आपको? holding company and subsidiary company is the holding company and subsidiary companies are the relative term. A company is a holding company in relation to one or more company, means a company of which such are the subsidiary companies, whereas section 2 subsection 87 defines subsidiary company means a company in which the holding company, होल्डिंग की डेफिनेशन नहीं दिया है, सब्सिडी की डेफिनेशन दिया है कि सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये कंपनी का सब्सिडी कंपनी में कौन से डायरेक्टर्स बैठेंगे कौन से नहीं बैठेंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, तो वो हो गया सब्सिडरी में हो गया होल्डिंग। या फिर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, 1/2 से ज्यादा, हाफ बोले तो कितना परसेंट? 50%। तो 50 से ज्यादा मतलब 51% का शेयर कैपिटल सामने वाली कंपनी होल्ड करता है। तो होल्डिंग कंपनी के दो क्राइटेरियाज है, या तो आपने सामने वाली कंपनी के मोर देन 51%, 51 या मोर देन 51% के शेयर्स आप कंट्रोल करते हो, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप सामने वाली कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करते हो। ए डायरेक्टर तू निकल, ए डायरेक्टर तू बैठ, तुम्हारे बोलने पर ये सब हो रहा है, तो तुम हो गए होल्डिंग, सामने वाला हो गया सब्सिडरी। फटाफट पढ़ के दो होल्डिंग, इसके सामने ये क्यों सुनेंगे अपना, क्योंकि वो हमारे माए बाप है, वही हमको लेकर आए थे। प्रमोटर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से यूनानिमस वोटिंग, खुद ही खुद को देते। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल ये ऑनलाइन वाले जो है ना, ये सब अपने छोटी कंपनी के सब्सिडरी, अपन सब होल्डिंग, ठीक है। हम सब लोग डायरेक्टर्स हो सकते, कोई दिक्कत है? बनना तक डायरेक्टर नहीं बनना, बोलेंगे मैं अभी खेलने जाना है ऐसा, डायरेक्टर, ठीक है। तो अपन सब डायरेक्टर। अब ये संकेत मेरे को नहीं पसंद आता है, निकालो संकेत को। मैं चाहता हूं संकेत इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इसमें नहीं रहना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ सहमत है? सब हाथ ऊपर कर रहे, दिख रहे संकेत। तो हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि संकेत नहीं रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन हम डिसाइड करें, ठीक है। प्रमोटर मैं भले ही हूं, लेकिन तुम भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो ना, तो मुझे तुमसे भी पूछना पड़ेगा। ऐसा ना? पक्का? चलो पढ़ के दो फटाफट।
चलो डन, चलो आ गया। इसमें सेकंड पॉइंट कौन सा? एक्सरसाइजेस कंट्रोल। मतलब अगर उसके कंट्रोल के हिसाब से वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है, किसी को भी रिमूव कर सकती है, बेसिकली वो भी होल्डिंग हो गया। चलो आगे। हाँ हमारे ऑनलाइन के गधेड़ो, एसोसिएट कंपनी, बड़ी मजा आ रही है को। एसोसिएट कंपनी का मतलब है जिसका किसी कंपनी पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट उसका उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट है। इसका इसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, बट इम्पैक्ट तो फिर भी है, क्योंकि इसने इस कंपनी में 20% से ज़्यादा होल्ड किया होगा। है पहचानना। चलो संकेत रीड कर। संकेत है। अच्छा एक मिनट, सिद्धि रीड कर पाएगी? हाँ सर। हाँ। Being associate company, section 2, subsection 6, in relation to another company, means a company in which that another company has significant influence. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, याद है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ओके। But which is not a subsidiary company of the company. Having such influence that includes a joint venture company. अच्छा। Explanation for the purpose of this clause. A. The expression significant influence means control of at least 20% of total voting power or control of a participation in business decisions under an agreement. ओके समझ में आ गया। जॉइंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आपने 20% से ज़्यादा का इन्फ्लुएंस सामने वाले पे रखना चाहिए। ठीक है, सीधा खत्म। इस पे आ जाओ, अदर कंपनीज। अदर कंपनी में पहली कंपनी है जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोला था? गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसका 51% किसने होल्ड करके रखा है? गवर्नमेंट ने। कौन से गवर्नमेंट ने? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट कंपनी एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। या तो पूरा सेंट्रल ने होल्ड किया, या पूरा स्टेट ने होल्ड किया, या थोड़ा स्टेट ने होल्ड किया, थोड़ा सेंट्रल ने किया। कुछ भी करके 51% अगर आपने सामने वाली कंपनी में होल्ड करके रखा है तो आप हो गए गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या था? Which foreign company? It is any company or body incorporated outside India, which has a place of business in India, whether by itself or through agent, या तो physically या online mode, मतलब electronic mode, and it conducts any business in India. मतलब उसका इंडिया में बिजनेस ट्रांजैक्शन है और वो बिजनेस इंडिया में आकर करता है, लेकिन इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हुआ है। सेक्शन 8 कंपनी अभी नहीं, सेक्शन 8 ऑल टुगेदर दूसरी दुनिया है। डॉर्मेंट कंपनी, क्लोज्ड, परमानेंटली क्लोज्ड है क्या कंपनी? टेम्पररी। डॉर्मेंट कंपनी वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बट कैसे? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे कोई छोटे मोटे जो बेसिक करने पड़ते हैं, जैसे आरओसी को फीस दिया तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल किया तो आरओसी को करना पड़ेगा, तो नील रिटर्न, नील रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्योंकि इनकम नहीं हुई, लॉसेस तो हो सकते हैं ना। सब कुछ कंपनी पूरी फॉर्म हो गई आपकी, बट आपको काम करते रहना पड़ेगा, काम नहीं रहेगा उसमें सिर्फ। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब ये सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके अलावा सारे सिग्निफिकेंट है। और सिग्निफिकेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नो सिग्निफिकेंट, मतलब ये चलेंगे या नहीं चलेंगे? ये चलेंगे, इसके अलावा वाले नहीं चलेंगे। सर क्या है? अरे ये बेसिक सी चीज़ है, जैसे पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी, अभी अकाउंटिंग नहीं करोगे इस चीज़ का। पेमेंट मेड टू और फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, एक्ट ने जो बोला वो चीज़ें करने के लिए हमने पैसा पे किया,
अकाउंटिंग तो करूँगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, एक्ट ने बोला था थोड़े बहुत शेयर बांट दो, इसके लिए हमने बांटे और उसका अकाउंटिंग किया, कुछ गलत किया हमने। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड, सर ऑफिस को मेंटेन करने के लिए एक बाई वाई लगा के रखा है, एक आदमी बैठा के रखा है, उसका अकाउंटिंग वगैरह हम दे रहे, पैसा दे रहे, उसका अकाउंटिंग कर रहे, चलेगा, इतना बेसिक चलेगा। इसके साथ में हम माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, इसको टर्नओवर दे रहे, इसको कमीशन दे रहे, इसको बोनस दे रहे, इसको ग्रेचुटी दे रहे, ऐसे सब हरकतें नहीं चलेगी। ये करना है तो फिर अपने आपको डॉर्मेंट कंपनी का नाम हटा के प्राइवेट या पब्लिक नाम रखो, फिर डॉर्मेंट नहीं बचे तुम। आई बात समझ में? पक्का? चलो होमवर्क मार्क करो। निधि कंपनी खत्म। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पहले बताओ। कल हमको करना है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी और सेक्शन 8, ये 4 कंपनीज पढ़ना है। और ये 4 कंपनीज पढ़ ली हमने, हमारा जो टोटल कोर्स है मतलब कंपनीज एक्ट है उसका 50% खत्म कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो पहले बताओ।